अलैकुम दोस्तों, इंसाइड भी मौजूद अगर में खुश आमदीद। अदलिया ने एलानिया जंग का आगाज कर दिया है। एलानिया जंग ना सिर्फ शुरू कर दी है बल्कि अपने इकदामात से मुसलसल इस्टेब्लिशमेंट को ये बात बावर कराने या इस बात का एहसास दिलाने या उनको उकसाने की कोशिश की जा रही है कि जनाब आप आएँ और आकर इमरजेंसी नाफज कर दें या मार्शल लॉ जैसा इंतहाई इकदाम उठाएं। और ये जो सूरत हाल है, ये सूरत हाल ना सिर्फ मुसलसल आगे बढ़ती चली जा रही है बल्कि अब हालात ऐसे लेवल पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं जहां पर इस जैसी अनहोनी के होने के इम्कानात बढ़ गए हैं। और मौजूदा अदलिया इस हवाले से ना सिर्फ ड्राइविंग सीट पर है बल्कि वो मुसलसल जिसे हम कहते हैं ना इंस्टिगेट करना, वो मुसलसल अपने इस अमल से इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर कोई एक्शन लेने के लिए दबाव बढ़ाती चली जा रही है। कैसे? ये एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। इस सारे अमल से पाकिस्तान की अदलिया को क्या फ़ायदा होगा, ये भी एक इम्पॉर्टेंट सवाल है। और ये सवाल भी बहुत ही ज़्यादा अहमियत का हामिल है कि क्या पाकिस्तान की मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट इस तरह के इंतहाई इकदाम का बोझ उठा सकती है या वो इस तरह के इंतहाई इकदाम करने के लिए खुद को तैयार पाती है। ये तमाम सूरत हाल बहुत ही ज़्यादा अहमियत की हामिल है। देखें सर, ख्वाबों की दुनिया में रहने पर कोई पाबंदी नहीं है। आप सोते जागते उठते बैठते ख्वाब देख सकते हैं, आप महल बना सकते हैं, आप चाहें तो चांद पर जाकर नई बस्ती बसा सकते हैं, आप चाहें मरीख पर नया बैरियर टाउन बना सकते हैं। ख्वाबों पर और ख्वाबों पर देखने पे, ख्वाबों पर अपने महल बनाने पर किसी तरह की कोई पाबंदी नहीं है। लेकिन अगर कोई इंसान जागती आंखों के साथ ख्वाब देखे और जागती आंखों से देखे हुए ख्वाबों को ही हकीकत समझे तो लोग उसको पागलखाने जमा करा देते हैं। लोग कहते हैं ये अहमक आदमी है और इसके अंदर भी कोई दो राय नहीं कि ऐसा ही हकीकत है। मौजूदा हालात के अंदर जब पाकिस्तान बदतरीन माशी बहरान का शिकार है, मौजूदा सूरत हाल में जब IMF के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास जो इस महीने के आखिरी हफ्ते में होने जा रहा है यानी 27 अगस्त को, उसके अंदर पाकिस्तान के साथ मुतवक्का जो 3 साल का प्रोग्राम है उसको मंजूरी के लिए एजेंडे पर नहीं रखा गया। इन हालात के अंदर पाकिस्तान हो या कोई और मुल्क हो, वहाँ पर कोई भी किसी भी तरह के एडवेंचर का मुतहम्मल नहीं हो सकता। ये बात 100% तय है। जब लोगों को इस बात का अंदाज़ा हो कि हर गुजरता दिन पाकिस्तान के माशी बहरान की शिद्दत में इजाफा कर रहा है, हर गुजरता दिन लोगों की ज़िंदगियों को और ज़्यादा मुश्किल बना रहा है और लोगों को भी इस बात का एहसास होना शुरू हो गया हो कि जनाब पाकिस्तान के अंदर हर रोज़ जो चाय की प्याली के अंदर तूफ़ान उठाए जाते हैं उसके नतीजे के अंदर जो माशी इम्बैलेंस है वो ना सिर्फ बहुत ही ज़्यादा गहरा हो गया है बल्कि अब इसके असरात लोगों की ज़िंदगियों पर और लोगों की नफ्सियात पर भी पड़ना शुरू हो गए हैं। तो ऐसी सूरत हाल में जो ख्वाहिशमंद भी हो ना किसी तरह के एडवेंचर के, वो भी दुबक के बैठ जाते हैं कि नहीं पाए ना पारसा ढकुल नीचे झुकिया जाना। लेकिन वो तमाम लोग जो एक मंसूबे के तहत बाज़ाब्ता तौर पर कहते हैं ना घेरा डालने की कोशिश कर रहे हों, मुसलसल इस बात के लिए जो है वो लॉबिंग कर रहे हों, मुसलसल इस बात की मंसूबाबंदी कर रहे हों कि किस तरीके से इस्टेब्लिशमेंट को गलती पर उकसाना है, तो वो एक बहुत ही ज़्यादा घिनौने इक़दाम में मुलव्वस होंगे। आपको याद है कि पाकिस्तान में माजी में जब इमरान खान साहब का दौर था, श्रीलंका के अंदर भी एक इसी तरह की सिचुएशन डेवलप हुई थी। सदारती महल पर हमला कर दिया गया था क्योंकि वहाँ पर भी महंगाई ने लोगों की ज़िंदगी को अजीरन कर दिया था। और इमरान खान साहब उस वक़्त अपने तमाम तकारीर के अंदर, अपने तमाम मीडिया इंटरेक्शंस के अंदर भी बार बार श्रीलंका की मिसाल दिया करते थे और कहते थे कि पाकिस्तान को श्रीलंका बनने से बचाना है तो जनाब इक़्तिदार को मेरे हवाले कर दिया जाए। अब भी बांग्लादेश की ये सूरत हाल जहाँ पर तुलबा के एहतजाज ने मोहतरमा हसीना वाजिद साहिबा को हेलीकॉप्टर पर बैठकर बांग्लादेश से उड़ने पर और इंडिया में पनाह लेने पर मजबूर कर दिया। एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऐसे तमाम ख्वाबों को ना सिर्फ जिंदा किया है बल्कि उनकी ख्वाहिशात को एक मरतबा फिर जवान किया है जिन ख्वाहिशात पर 9 मई के वाक़यात के बाद पानी पड़ गया था। आपका क्या ख्याल है कि ये जो 9 मई के वाक़यात थे, ये इनफैक्ट जो प्लानिंग की गई थी ये श्रीलंका के वाक़यात से इंस्पायर होकर की गई थी
اور اب تک کی جو تحقیقات جناب فیض حمید صاحب سے کی گئی ہیں اس کے نتیجے میں یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ 9 مئی کے واقعات کے اندر موب نے کس کس جگہ پر جانا ہے اس کے لیے تمام تر رہنمائی جناب فیض حمید صاحب نے پرووائڈ کی تھی، اور موب کا بندوبست جناب عمران خان نے کیا تھا، جنہوں نے اپنی تقاریر کے ذریعے ٹیمپریچر کے اندر نہ صرف اضافہ کر دیا تھا بلکہ لوگوں کی اس حد تک ذہن سازی کر دی تھی کہ ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ جناب اگر عمران خان صاحب کو اٹھایا جاتا ہے، عمران خان صاحب کو گرفتار کیا جاتا ہے تو اس کی ذمہ داری سویلین فورسز کے اوپر نہیں بلکہ آرمڈ فورسز پر ہوگی، اور یہ بات عمران خان صاحب ایک سے زائد مرتبہ کہہ چکے ہیں کہ جن لوگوں نے مجھے گرفتار کیا تھا تو نتائج کی ذمہ داری بھی انہی پر ہوگی، رینجرز نے اگر مجھے اٹھایا تھا تو پھر احتجاج بھی کنٹونمنٹ کے اوپر ہوگا، یہ عمران خان صاحب ایک سے زائد مرتبہ کہہ چکے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 9 مئی کو نہ صرف اس بات کی کوشش کی گئی تھی کہ پاکستان کی عوام کو پاکستان کی فوج کے خلاف کھڑا کرنے کی کوشش کی جائے اور اس کے نتیجے میں جو ہے وہ ہنگامہ ہو، گولی چلے، لاشیں گرے، اور لاشیں گرنے کے بعد پاکستان کے اندر ایک اس طرح کی سچویشن کریٹ ہو جائے جس کو ہم سول وار لائک سچویشن کہتے ہیں، اور پھر اس کے نتیجے میں آرمڈ فورسز کے اندر بھی ایک جو ابال ہے وہ اٹھے، ایک جذبات اٹھے، اور اس جذبات کے نتیجے میں اسٹیبلشمنٹ پر دباؤ پڑے کہ جناب وہ پیچھے ہٹ جائے، اور اس کے نتیجے میں ایک مرتبہ پھر عمران خان صاحب گھڑی کی سوئیوں کو پیچھے کریں، اپوائنٹمنٹ کے ٹائم پر واپس جائیں، اپوائنٹمنٹ کے ٹائم پر واپس جا کر بطور وزیر اعظم جنرل فیض حمید کو چیف آف آرمی سٹاف بنا دیں۔ یہ تھا وہ بنیادی پلان۔ اب یہ پلان جو ہے وہ اس پر عمل درآمد نہیں ہو سکا، اور اس پلان کے اندر عمر عطا بندیال صاحب بھی لوپ میں موجود تھے، یہ منصوبہ مکمل نہیں ہو سکا۔ اب اس کے بعد جنرل فیض حمید صاحب نے باہر رہتے ہوئے بھی جو انی مچائی تھی وہ سب کے سامنے ہے، کس طریقے سے ثاقب نثار ٹولے نے عمران خان صاحب کی سہولت کاری کی سب کو علم میں ہے، لیکن اب بھی یہی اقدامات کیے جا رہے ہیں، اب بھی مسلسل ہیلے بہانوں کے ذریعے۔ آپ کا کیا خیال ہے یہ جو 6 ججز کا خط تھا اس کے ذریعے کس بات کی کوشش کی گئی تھی؟ اس کے ذریعے لوگوں کے ذہن میں یہ بات بٹھانے کی کوشش کی گئی تھی کہ ادارے پاکستان کے سب سے بڑے مجرم ہیں، اداروں کی مداخلت پاکستان کے آگے بڑھنے میں رکاوٹ ہے، اداروں کی مداخلت عدلیہ کو انصاف کی فراہمی دینے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، عمران خان کو انصاف ملنے میں رکاوٹ ادارے ہیں۔ یہی بات تو ان 6 ججز کے خط میں کی گئی تھی، عورتوں کو فلسفہ نہیں بولا گیا تھا، اور اس خط سے لے کر اب تک جو سچویشن ہے یہ اسی بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر مقدمہ چل رہا ہوتا ہے، اظہر مشوانی کی بات کر رہا ہوں، ان کے بھائیوں کا، لاہور ہائی کورٹ میں مقدمہ چل رہا ہوتا ہے، لاہور ہائی کورٹ سے مقدمہ واپس لیا جاتا ہے اور اگلے دن اسلام آباد ہائی کورٹ میں دائر کر دیا جاتا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ اسلام آباد کے نمبر سے کال آئی تھی لندن کے اندر اظہر مشوانی کو، چونکہ اب کال اسلام آباد سے چلی گئی تھی لہٰذا یہ جورسڈکشن بن جاتی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو یہ کیس سننا چاہیے، اور اس کے اوپر نہ صرف اسلام آباد ہائی کورٹ یہ کیس لے لیتا ہے بلکہ اس کیس کے اندر وہ سنگین قسم کے الزامات بھی عائد کرتے ہیں اور اس بات کو اسٹیبلش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اظہر مشوانی کے جو بھائی ہیں وہ پاکستان کے اداروں کے پاس موجود ہیں وداؤٹ اینی ایویڈنس۔ ٹھیک ہے جی، ایویڈنس کسی کے پاس نہیں ہے، لیکن یہ بات شروع کر دی۔ اب یہ جو 9 مئی کے واقعات کے اندر مختلف لوگوں کو جو رہائی مل رہی ہے یہ بنیادی طور پر اسی عمل کا ایک سیکوینس ہے کہ جناب اکسایا جائے کہ جناب آؤ اور آ کر مارشل لا لگا دو۔ نتیجہ کیا نکلے گا؟ نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگوں کے جذبات بھڑکیں گے، لوگ سڑکوں پر آئیں گے، معاشی بحران مزید گہرا ہوگا، پاکستان پر پابندیاں عائد کر دی جائیں گی، بہت سارے ممالک پاکستان سے قطع تعلق کر لیں گے، سعودی عرب بھی پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں کر پائے گا امریکی پریشر کے نتیجے میں، بلکہ ہو سکتا ہے کہ امریکی پریشر کے نتیجے میں وہ ڈپازٹس جو پاکستان میں رکھے ہیں سعودی عربیہ اور UAE نے
वो डिपॉजिट्स भी वापस ले लिए जाएं और उसके नतीजे में यकीनी तौर पर हम स्टोन एज में चले जाएंगे। ना लाइट होगी, ना पेट्रोल होगा, ना दफ्तर जाने जोगे होंगे, ना रोटी कमाने जोगे होंगे, ना नेट देख की फीस पे कर पाएंगे और ना ही यहाँ पर कोई अशिया खुरोनोश आएगी क्योंकि ना डॉलर होंगे और ना ही ट्रेड होगी। लिहाजा उसके नताइज जो हैं वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए भुगतना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएंगे। और इस वक्त इसी मंसूबे पर काम किया जा रहा है, ख़ास तौर पर जनरल फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी के बाद कि जनाब जनरल फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी और उनकी तरफ से दिए जाने वाले जो बयानात हैं या उनके सामने जो भी हकायक रखे जा रहे हैं, उसके बाद तो ये बात तय होती भी नजर आ रही है कि इमरान खान हो, हम्माद अजहर हो, मुराद सईद हो, असलम इकबाल हो या इन जैसे वो तमाम लोग जिनको 9 मई के हकीकी मास्टरमाइंड्स कहा जाता है, इनके मुकदमात भी जनरल फैज़ हमीद के साथ मिलिट्री कोर्ट के अंदर चलेंगे। इनका भी जनरल फैज़ हमीद की तरह कोर्ट मार्शल होगा और इनकी सज़ाओं को भी कोर्ट मार्शल ही होगा और इनकी सज़ाओं की तौसीक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ करेंगे। और ये है वो खौफ जो इस वक्त ना सिर्फ बहुत ही ज़्यादा जड़ पकड़ चुका है बल्कि ये खौफ अब सर चढ़ कर बोलना शुरू हो गया है। मोहतरमा बुशरा बीबी साहिबा 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस थी नहीं थी, मुझे इस बात का इल्म नहीं, लेकिन जिस तरीके से उनको मुकदमों से डिस्चार्ज किया गया है क्वेश्चनेबल है कि विदाउट चांस के जनाब आप तफ्तीशी को इस बात का चांस दें कि जनाब अभी मैं मुलज़िमों को रिमांड पर आपके हवाले नहीं कर रहा, मैं इनको फिजिकल कर रहा हूँ। अगली तारीख के ऊपर आपने तमाम रिकॉर्ड लेके आना है जो इस बात को साबित करे कि बुशरा बीबी का रिमांड आपको क्यों चाहिए। मुकदमे के अंदर ऐसा कौन सा एविडेंस है जिसको मजीद मैच्योर करना है बुशरा बीबी की कस्टडी लेके बात जेन्युइन होती। लेकिन जब तफ्तीशी ये कह रहा है कि जनाब मुझे अगली तारीख दे दें, मुझे आप 24 घंटे दे दें, कल की तारीख दे दें, मैं आपके सामने सारे का सारा रिकॉर्ड रख दूंगा कि बुशरा बीबी को हमें किस किस चीज़ के अंदर कौन कौन से मामलात के लिए हमें इनसे बात करनी है, क्योंकि ये जेल के अंदर बात करने पर तैयार नहीं होती, ये किसी सवाल का जवाब नहीं होती देती, तो मैं एविडेंस कहाँ से लेके आऊँ। ये इनकी कस्टडी मिलेगी तभी एविडेंस मिलेगा। लेकिन जज साहब जो है वो बात सुने बगैर कहते हैं कि चल निकल और मुकदमे भी डिस्चार्ज कर देते हैं। तो फिर तोशा खाना 2 नहीं बनेगा तो जनाब और क्या होगा? फिर तो यही होगा ना कि आप जो है मुकदमों को डिस्चार्ज करते रहें, हम मुकदमात जो है वो बनाते रहेंगे। कहने का मतलब ये है कि तुसी ढाई जाओ उसी बढ़ाई जावांगे। यही तरीका कार है ना, यही इस वक्त की सिचुएशन है। और इस सारे अमल के अंदर जो आला अदलिया की तरफ से रिमार्क्स आ रहे हैं वो बहुत ही हद तक ना सिर्फ उकसाने वाले हैं बल्कि वो उस लेवल पर सूरत हाल को लेके जाने वाले हैं जहाँ पर अगर हम खुदा ना खास्ता चले गए तो मामलात पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर चले जाएंगे। और वो तमाम लोग जो इस मामले की मनसूबाबंदी कर रहे हैं कि खुदा ना खास्ता मामलात उस लेवल पर चले जाएं, वो पाकिस्तान के दोस्त नहीं हैं, उनको पाकिस्तान का दुश्मन ही कहा जाएगा। क्योंकि जो दोस्त है उसको तो कम से कम इस बात का इतराक होना चाहिए कि हालात और वाक़यात ज़मीनी हक़ाइक़ ख्वाहिशात के मुताबिकत नहीं रखते, उनके मुताबिक नहीं होते हर वक्त ज़मीनी हक़ाइक़। हमें ज़मीनी हक़ाइक़ को ख्वाहिशात के पलड़े में रख कर नहीं तोलना चाहिए। ज़मीनी हक़ाइक़ अपनी जगह पर अहमियत के हामिल होती हैं, ख्वाहिशात अपनी जगह पर मोहतरम होती हैं। दोनों को एक नज़र से एक ही ऐनक से नहीं देखा जा सकता। और ख़ास तौर पर उन हालात में जब जनरल फैज़ हमीद साहब की तरफ से जो इंकशाफात हो रहे हों वो बहुत ही ज़्यादा धमाका खेज़ हों। लिहाजा सूरत हाल ज़रा संगीन है और इसकी संगीनी पर हम सबको ज़रा मिलकर गौर व फिक्र करना चाहिए। अपनी राय ज़रूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया।